आज का वीडियो शानदार वीडियो होने वाला है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। एंटीहिस्टामिनिक एजेंट चैप्टर फर्स्ट बात करेंगे कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड यानी बात कर लेते हैं बी फार्मेसी फिफ्थ सेम की। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो एजेंट है उसका नाम है एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट। एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट क्या हैं। तो एंटी शब्द लग जाए तो एंटी यानी होता है कि किसी भी चीज़ को रोकने वाला, उसको रोकने वाला, यानी यहाँ पे एंटी है, हिस्टामाइन को रोकने वाला क्या होता है? एंटी वर्ड लगता है तो एंटी हिस्टामाइनिक एजेंट होता है। यानी हिस्टामिन्स हमारे वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे शरीर में रिलीज होते हैं तो एलर्जी जैसे सिम्टम्स शो होता है। तो इस एलर्जी को कम करने के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए यूज क्या करते हैं? एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट। आ गया बात समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में यहाँ पे देख रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन ए है। इंट्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हिस्टामाइन का। हिस्टामाइन इज अ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या होते हैं? बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि पोटेंशिएट द इंफ्लामेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये कहाँ पे पोटेंशियल होते हैं? पावर जनरेट करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स पे करते हैं। कहाँ पे? जो हमारा शरीर में इम्यून सिस्टम होता है उस पे रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी करते हैं। द आल्सो रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन। इसमें क्या होता है? रेगुलेशन होता है किसका? फिजियोलॉजिकल फंक्शन का। इन द गट एंड बिहेव एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। इसका बिहेवियर कहाँ पे होता है? न्यूरोट्रांसमीटर में होता है। एंटीहिस्टामाइन एजेंट इसी को बोलते हैं हिस्टामाइनिक, या फिर बोल सकते हैं हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट। ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट क्या है, और कभी कभी आ जाता है हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट ही एंटीहिस्टामिनिक एजेंट है। ठीक है, देखिए, आर द ड्रग दैट अगोनिस्ट द एक्शन ऑफ हिस्टामाइन ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एच रिसेप्टर टारगेटेड। ये कहाँ पे टारगेटेड होते हैं? एच रिसेप्टर पे। जितने भी टाइप होते हैं एच रिसेप्टर वाले उस पे होते हैं। हिस्टामाइन आर डिवाइडेड इनटू, कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है हिस्टामाइन? ये देखिए, हिस्टामाइन यहाँ पे जो डिवाइड हुआ है दो टाइप से डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहला तो हुआ है H1 हिस्टामाइन, दूसरा होता है H2 हिस्टामाइन। इसी को पहले हम लगा देते हैं एंटी, तो इसमें डिवाइडेड हो जाते हैं H1 एंटीहिस्टामाइन और H2 एंटीहिस्टामाइन। ठीक है, अब देखिए H1 में होता क्या है। H1 में क्या होता है ये देखेंगे। दे आर यूज फॉर ट्रीटिंग। जो H1 एंटीहिस्टामाइन होते हैं वो ट्रीट करते हैं किसको? ओनली एलर्जी को ट्रीट करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं उसको ट्रीट करते हैं। एंड डिसऑर्डर मेडिएटेड बाय मास्ट सेल, जो मास्ट सेल से क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सीधा सा फंक्शन यही याद रखना है कि एलर्जी को ट्रीट करता है H1 रिसेप्टर या फिर H1 एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामाइनिक हैव अ सेंट्रल इफेक्ट। ये किसको इफेक्ट करते हैं? सेंट्रल इफेक्ट करते हैं। सेंट्रल इफेक्ट के साथ साथ यूज सेडेटिव में भी होता है। किस में होता है? यूज सेडेटिव में होता है। और जो सेकेंड जनरेशन H1 एंटीहिस्टामाइन होते हैं वो क्या होते हैं? लो सेंट्रल इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लो सेंट्रल इफेक्ट करते हैं, जैसे कि एंटी
एलर्जिक ड्रग, जैसे मान लीजिए क्या हो जाते हैं, एंटी एलर्जेनिक ड्रग या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग। ठीक है, तो ध्यान देना है एलर्जिक और एलर्जेनिक एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं H2 एंटीहिस्टामाइन। H2 एंटीहिस्टामाइन क्या है? दे कैन रेड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। ध्यान देना है कि जो प्रोड्यूस होता है स्टमक एसिड, यानी जो पेट होता है, पेट में, यानी पेट आपने ध्यान दिया होगा ना, इस तरह से स्टमक होते हैं, इसमें जो भी एसिड रेड्यूस होती है उसको क्या करता है, कम करता है। क्या करता है? कम करता है, याद रखना है। देखिए स्टमक एसिड वाई रिवर्सिबली ब्लॉकिंग द H2 हिस्टामाइन रिसेप्टर फाउंड इन द पेरिएटल सेल। जो क्या होते हैं? पेरिएटल सेल होते हैं ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकेसा में। जो गैस्ट्रिक म्यूकेसा होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक म्यूकेसा पाया जाता है। दस दे आर यूज इन गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसीज। ये क्या करते हैं? गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसीज को भी इनहिबिट करते हैं, कम करते हैं। तो कौन करते हैं? सीधा सा याद रखना है कि H1 एंटीहिस्टामाइन क्या होता है? H1 एंटीहिस्टामाइन। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि होता क्या है। द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रेन शुड अवॉइड यूजिंग मोस्ट H1 एंड H2 एंटीहिस्टामाइन। फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामाइन आर कंट्राडिकेशन। जो कंट्राडिकेशन होता है इन पेशेंट्स हैविंग एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड फाइब्रोलिक स्टोनिस। ध्यान देना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं और जो चिल्ड्रेन होते हैं, इन दवाओं से उन्हें क्या करना है? बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ किससे? जो H1 एंड H2 एंटीहिस्टामाइन ड्रग हैं, जैसे जितने भी हिस्टामाइन से रिलेटेड ड्रग हैं उनसे बचना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हिस्टामाइन है क्या। अभी तो हम लोग एंटीहिस्टामाइन के बारे में जान रहे थे, अब देखेंगे हिस्टामाइन क्या है। क्या देखेंगे? हिस्टामाइन क्या है, हिस्टामाइन के बारे में जानेंगे। देखिए हिस्टामाइन आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हिस्टामाइन है ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेन है क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द ग्रुप आर एमाइड। इसमें दो ग्रुप ऑफ एमाइड हैं, जैसे देखिए एक ग्रुप ऑफ एमाइड और ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ एमाइड। क्या है? ग्रुप ऑफ एमाइड, ये दोनों है, ध्यान देना है बेटा। हिस्टामाइन आर प्रोड्यूस इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल। ये क्या होते हैं? ऑल द सेल, ऑलमोस्ट ऑल द सेल प्रेजेंट इन एन एनिमल। जो भी सेल हैं, जो भी एनिमल में, जो भी जानवरों में, ठीक है, सेल होते हैं ड्यूरिंग अ लोकल इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं? लोकल इम्यून रिस्पॉन्स में हैवी होते हैं। दे रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द गट। इन एडिशन हिस्टामाइन हैव ऑल्सो बीन। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे बीन होगा एक साथ। बीन नॉन टू प्ले अ रोल इन न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं? एक रोल प्ले करते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है। रिलीज ऑफ हिस्टामाइन इज द इनिशिएटिंग फैक्टर ऑफ एनी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ये क्या करते हैं? एकदम फैक्टर शो करते हैं जो भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसके लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर ये है। क्या है? हिस्टामाइन का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे कि 5 मेंबर रिंग है। इस 5 मेंबर रिंग में एक जगह पे नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होगा, जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, और इस पोजीशन पे एमाइड ग्रुप का कंटेनिंग होगा,
और साथ में यहाँ पे CH2 के साथ NH2 यानी इथाइल ग्रुप के साथ NH2 होगा, इथाइल अमीनो का अटैच होगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? हिस्टामाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिस्टामाइन बोलेंगे। इतना याद रखना है मेरे बच्चों। अब चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं कि होता क्या है इसमें। यहाँ पे देखिए कि हिस्टामाइन आर सिंथेसाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय बासोफिल एंड मास्ट सेल। ये क्या है? बेसोफिल एंड मास्ट सेल से रिलीज होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। फाउंड इन द नियर बाई कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से। फाउंड नियर बाई कनेक्टिव टिश्यू ऑन स्टिमुलेटें या फिर ऑन स्टिमुलेशन एज अ पार्ट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। दे कॉज्ड increases vascular capillary permeability for WBCS and other protein to facilitate adequate invasion of foreign bodies within the tissue। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ही मेंशन था, क्या उसी सिलेबस में मेंशन है कि रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बॉडी। रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन बॉडी में कैसे रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं। तो रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए द बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय हिस्टामाइन आर मेडिएटेड थ्रू हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर। हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर क्या है? H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर एंड H3 रिसेप्टर टाइप होते हैं। हिस्टामाइन वाज आइडेंटिफाई एंड एंटी हिस्टामाइन जो कि H1 ब्लॉकर होते हैं। जो एंटी हिस्टामाइन है वो क्या है? हमेशा H1 ब्लॉकर को एंटी हिस्टामाइन बोला जाता है। बेयर सिंथेसाइज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी। क्या होते हैं? बिगिनिंग होते हैं उस सेंचुरी में। सिंस दैट इट वाज नॉन दैट दोज एंटी हिस्टामाइन कैन नॉट ब्लॉक ऑल द हिस्टामाइन एक्शन। सीधा सा मतलब समझ में आ रहा होगा। अब जब बात कर लेते हैं टाइप 3 तक होते हैं। अब बात होती है टाइप 4 की, जो H4 रिसेप्टर होता है और लिंक होता है टू द पैथोलॉजी ऑफ एलर्जिक एंड अस्थमा। ये किससे लिंक होते हैं? एलर्जी और अस्थमा, जो हमारे शरीर में कभी कभी एलर्जी हो जाती है, अस्थमा की बीमारी हो जाती है, उससे क्या होते हैं? लिंक होते हैं। एंड रेगुलेट द चेंज इन सेलुलर शेप। ये क्या रेगुलेट होकर के चेंज कर देते हैं? किस में चेंज हो जाते हैं? सेलुलर शेप में। कीमोटैक्सिस एंड ऑफ रेगुलेशन ऑफ एडहेसन। क्या होता है? एडहेसन मॉलिक्यूल्स जो कि एक्ट होता है CDI1V CDI80 एंड ICAM P सेक्शन के तहत। H4 यानी ए रखने के लिए भी बैन हो गया था। जैसे मेडिकल स्टोर वाले रखते थे, इसके तहत ये बैन था। यदि कोई इन दवाइयों को रखता था तो जुर्माना हो जाता था। तो चलिए लागू हो गया है फ़िलहाल, लेकिन कुछ ही टाइम तक लागू हुआ है। इसमें भी रिसर्च चल रही है कि क्या क्या रखना है और क्या क्या नहीं रखना है। तो बात कर लेते हैं जो H4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन हेमियोटोपिटिक, जो हेमियोटोपिक में होता है सेल न्यूट्रोफाइल्स एंड इसोनोफाइल्स। जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं और इसोनोफाइल्स होते हैं हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड लेटली। अब देखिए जो हमारा मेन हेडिंग था, मेन हेडिंग ये था कि हिस्टामाइन रिसेप्टर सब टाइप, डियर लोकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे होते हैं, शरीर में कैसे होते हैं वो देख पा रहे होंगे। कि चलिए ज़्यादा टाइम नहीं है, टाइम के साथ साथ समस्याएं भी हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप ऑफ रिसेप्टर और उसका लोकेशन देखेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और इफेक्ट देखेंगे। ये क्या है? H1 रिसेप्टर
और यहाँ पे क्या है H2 जो टाइप ऑफ रिसेप्टर की बात हो रही थी, यहाँ पे देखिए H2 रिसेप्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो H1 रिसेप्टर है, ठीक है, जो H1 रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ लोकेलाइज्ड है। देखिए ये क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी, ये क्या होता है, थ्रू आउट द बॉडी स्पेशली इन स्मूथ मसल्स। इसका लोकेशन कहाँ होता है, थ्रू आउट द बॉडी स्पेशली स्मूथ मसल्स, जहाँ पे क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं वहाँ पे ऑन वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल, और जहाँ पे वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल होता है वहीं पे स्मूथ मसल्स पाया जाता है, वहीं पे होते हैं एंड इन हार्ट एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे ये लोकलाइज्ड होते हैं, याद रखना है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जी प्रोटीन जो लिंक टू इंट्रासेलुलर जी क्यू दैट एक्टिवेट फास्फोलाइपेज सी इफेक्ट की बात करते हैं तो इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंड्यूस्ड बाय हिस्टामाइन एट इन्फ्लेमेशन साइट्स, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, इंक्रीजेस गट मोटिलिटी, ट्रिपल रिस्पॉन्स एंड ओएडिमा फॉर्मेशन, स्टिमुलेशन एंड सेंसरी नर्व एंडिंग। क्या करते हैं, इफेक्ट क्या करते हैं, इनका इफेक्ट साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है क्या है। अब बात कर लेते हैं कि जो है H2 कहाँ पे पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पेरिएटल सेल्स होते हैं, जहाँ पे गैस्ट्रिक वाले होते हैं, जैसे पेट में गैस्ट्रिक वेरिएटल सेल होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। वेस्कुलर स्मूथ मसल्स इसमें भी होती हैं, न्यूरोट्रोफिल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हार्ट एंड यूटेरस, ये यहाँ पे लोकलाइज्ड होते हैं। बाकी ये जी प्रोटीन कपल लिंक टू होते हैं इंट्रासेलुलर जीएस दैट स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज, जो होता है एडिनाइल साइक्लेज एंड इंक्रीजेस CAMP। अब बात कर लेते हैं इफेक्ट क्या शो करते हैं, इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड, क्या करते हैं, इंक्रीज इन गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन, वेसोडाइलेशन। H3 की बात करता हूँ कि जो मोस्टली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विथ हाई लेवल इन थैलेमस, कॉर्डिएट न्यूक्लियस एंड कॉर्टेक्स, आल्सो इन इंटेस्टाइन्स, टेस्टिस एंड प्रोस्टेट टू। माफ़ करिएगा कि टाइपिंग मिस्टेक में हो गई है, तो जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रोस्टेट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ध्यान देना ये चीज़। जी प्रोटीन कपल लिंक टू द इंट्रासेलुलर G1 दैट इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज, जो एडिनाइल साइक्लेज होता है एंड डिक्रीज, इसमें क्या होता था, इंक्रीज ये होता था, लेकिन H3 में क्या होगा, डिक्रीज होगा, बाकी सेम होगा। इसमें GS था और इसमें GS के स्थान पे क्या है, G1 है, इतना याद रखना है। बाकी इफेक्ट ये शो करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम NAD में, जो ACH एसिटाइल कोलिन लेवल, गाबा, CNS बाय एक्टिंग हेट्रो रिसेप्टर, जो हेट्रो रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि H4 रिसेप्टर जो है एक्सप्रेस इन वेरियस सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, ये कहाँ पे लोकलाइज होते हैं, जहाँ पे इम्यून रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे। मोस्टली बात कर लेते हैं जहाँ पे एलर्जिक वाला होता है, यदि इम्यून पे कोई भी समस्या होती है तो एलर्जिक जैसे सिम्टम दिखने लगते हैं, ये सभी को पता है। एंड मोस्ट सेल एंड मेडिएटेड कीमोटैक्सिस ऑफ इसोनोफाइल, जो कि यहाँ पे क्या दिया है, कीमोटैक्सिस ऑफ इओसिनोफाइल्स एंड मास्ट सेल, ये इसका जो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। जी प्रोटीन कपल डिक्रीज इन CAMP, इसमें सिर्फ जी प्रोटीन कपल्स होते हैं और डिक्रीज करता है किसको, इसको।
इतना याद रखना है। ये इसका इफेक्ट क्या होता है, इम्यूनोमोड्यूलेटर। ये क्या है, इम्यूनोमोड्यूलेटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइनिक एजेंट। अभी तक इतना ही बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ा दिया जाएगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।